Hello students, I'm Santosh Pano and I'm back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों HSSC प्रीवियस पेपर एनालिसिस में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और ये जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं बच्चे, ये हमारे जो एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्ट निकली थी उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि आप इनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते थे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमसे पूछा जा रहा है कि इज द सिनोनिम ऑफ डिनाइल। बच्चों डिनाइल का मतलब क्या होता है? ये वर्ड कहाँ से निकला? ये डिनाई वर्ब से निकला और डिनाई का मतलब होता है मना करना। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, एक हमारा रिफ्यूज भी होता है मना करना, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है बच्चों? रिफ्यूज़ होता है किसी एक्शन के होने से पहले मना करना। जैसे मैं बोलूँ शी रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, क्या उसने हेल्प कर दी थी मेरी? पहले ही मना कर दिया। सो रिफ्यूज़ कब यूज़ करेंगे? एक्शन के होने से पहले मना करना। डिनाई कब यूज़ करते हो बच्चे? मान लीजिए आप पार्टी में गए रात को, ठीक है, सुबह पापा ने पूछा आप पार्टी में गए थे, आप क्या कहते हो? नहीं पापा मैं पार्टी में नहीं गया था। आप उस एक्शन के लिए मना कर रहे हो जो रात को हो चुकी है। तो डिनाई जो वर्ब यूज़ होती है बच्चे, इसका मतलब होता है किसी एक्शन के होने के बाद मना करना। अब आप एक बात बताइए, चोर तो हमेशा ही डिनाई करता है, कारण क्या है? क्योंकि वो पहले चोरी करता है उसके बाद मना करता है, तो हमें लिखना पड़ेगा द थीफ डिनाइड द चार्जेस। अब वहाँ पर आप रिफ्यूज वर्ब लगा ही नहीं सकते, कारण क्योंकि चोर तो हमेशा ही क्या करता है? चोरी करने के बाद मना करता है। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। क्योंकि हमें सिनोनिम बताना है बच्चे, तो देखिए एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जब सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाते हैं, पूछ रहे हैं हमसे सिनोनिम, ठीक है, एक एंटोनिम भी देगा, वो एंटोनिम पूछेगा एक सिनोनिम भी देगा। कारण क्योंकि जब आप इनको करते हो तो आपकी हैबिट सी हो जाती है। मान लो आपने पहले 2 क्वेश्चन सिनोनिम के कर दिए तो तीसरा भी आप सिनोनिम ही कर देते हो, जबकि डायरेक्शन थी कि एंटोनिम बताना था। तो प्लीज़ कीप इन माइंड दिस थिंग। अब आता है बच्चे हमारा सिनोनिम बताना है, तो डिनाइल का मतलब यहाँ पर हो जाता है मना करना। तो किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो? रिजेक्ट कर रहे हो। थॉटफुल नहीं हो सकता बच्चे, थॉटफुल होता है विचारों में खो जाना। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। एक्सेप्टेंस कौन सा होता है? स्वीकार करना। और प्रीटेंड क्या होता है? बहाना करना किसी चीज़ का। राइट, सो योर करेक्ट चॉइस विल बी ए। तो रिजेक्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंटोनिम ऑफ कंपल्सरी। कंपल्सरी का एंटोनिम क्या है बच्चों? कंपल्सरी वो है जिसको करना मस्ट है, जरूरी है, जो कंपल्सरी है। जो कंपल्सन क्या होता है? बेसिकली मजबूरी में किया जाने वाला काम। और जब मजबूरी अपने चरम सीमा पे पहुंचती है तो वो चीज़ हमारे लिए लाइफ में क्या हो जाती है? कंपल्सरी हो जाती है, यानी कि जिसको करना जरूरी है। तो हमें क्या बताना है बच्चों? एंटोनिम बताना है। सो योर राइट चॉइस विल बी डी, वॉलेंट्री, मतलब अपनी इच्छा से करना। कोई काम करना आपके लिए मजबूरी हो सकता है, लेकिन किसी काम को आप अपनी इच्छा से करते हो। तो यहाँ पर ओपोजिट वर्ड आपका है बच्चे डी। एब्सोल्यूटली नहीं किया मैंने, क्योंकि एब्सोल्यूटली का मतलब होता है कंप्लीटली। परमिसिबल मतलब जिसमें परमिशन ली जा सकती है, परमिशन दी हुई है, इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी। तो आपका यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाती है बच्चे डी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम आउट ऑफ ऑप्शंस। तो सबसे पहले जो ईडियम हमें दिख रही है बच्चे, दैट इज बॉइलिंग द ओशियन। क्या हम किसी सागर को या किसी जो ओशियंस लिखा है यहाँ पर, तो क्या हम इसको बॉयल कर सकते हैं बच्चे? ये काम करना हमारे लिए कैसा है? ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो अब यहाँ पर जैसा इसका मीनिंग दे रखा है बच्चे, आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है इम्पॉसिबल। प्रोबेबल होता है जिसमें संभावना है। इंटरेस्टिंग वो है जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो। ह्यूज रिलीफ का मतलब होता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत दे रहा है। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। सो योर राइट चॉइस विल बी इम्पॉसिबल। बॉइलिंग द ओशियन यानी कि दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक्स। आपको ये जो सेंटेंस है बच्चे ये सही करना है। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन सेंटेंस है इसमें क्या प्रॉब्लम है? शी ड्राइव टू वर्क। बच्चों शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब हमें क्या चाहिए होगी? सिंगुलर। सबसे पहले मैं बी को एलिमिनेट कर देती हूँ क्योंकि इसमें आईएनजी लगा रखा है। बच्चों आईएनजी आप बिना बी के फॉर्म के नहीं लगा सकते, इज एम आर इनके बिना आप नहीं लगा पाओगे, हटा देती हूँ। नेक्स्ट में लिख रखा है शी इज ड्राइव्स। बच्चों इज के साथ ड्राइव्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। बी के फॉर्म के बाद बच्चे
या तो आप लगाते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म या लगाते हो आईएनजी फॉर्म। याद रखना इस चीज को, आईएनजी सिर्फ तब लगेगा जब एक्टिविटी गोइंग ऑन है, चल रही है। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं? जब हमें एक्टिव से पैसिव बनाना हो, बस। ठीक है, वर्ब जब हमें एक्टिव से पैसिव बनाना हो। तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हुआ। नेक्स्ट में लिख रखा है शी ड्राइव्स वर्क, तो ये वैसे ही गलत हो गया। टू अगर लगाओगे तो टू वर्क प्लस इन्फिनेटिव हो गया आपका, तो यहाँ पर आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है शी ड्राइव्स टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है इन्फिनेटिव। सो योर करेक्ट चॉइस विल बी ए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग। आपको एक वर्ब गिवन है, आपको इसमें से फिट करना है। द ट्रेन अराइव एनी मोमेंट, जो ट्रेन है बस वो कुछ ही मोमेंट में आने वाली है। बच्चों आप इस पॉइंट पे बोल रहे हो, ठीक है, तो जो ट्रेन आएगी बेशक वो 2 सेकेंड्स में आ रही है बच्चे, तो सेकेंड्स भी हमारा कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर होगा। तो फ्यूचर के लिए आपको क्या करना होगा? आप यहाँ पर फिट करोगे विल अराइव। ठीक है, अराइव्स एलिमिनेट कर देते हैं। अराइविंग इज एम आर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। विल हमारी मॉडल वर्ब है तो इसके बाद आता ही V1 है। तो देखिए अराइव्ड तो हो ही नहीं सकता। हर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब अपने बेस फॉर्म में आती है, राइट। कारण क्या है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंस में मेन वर्ब फ्री होकर के अपने बेस फॉर्म में चली जाती है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है बच्चे, तो याद रखना हर मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब अपने बेस फॉर्म में लिखी जाती है, एंड दैट इज व्हाई आवर चॉइस इज बी। ओके जी, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द सिनोनिम ऑफ एम्बिशियस। बच्चों एम्बिशियस कौन होता है? जो महत्वाकांक्षी है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। ठीक है, अगर हमें इसका सिनोनिम बनाना हो तो काइंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि काइंड होता है दयालु। प्रॉब्लमेटिक कौन सा है? जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लमेटिक है वो। हार्ड वर्किंग बिल्कुल इरिलेवेंट हो गया। तो आपको आंसर करना होगा डिटरमाइंड, जिसने डिटर्मिनेशन कर लिया है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। ठीक है, तो दैट इज एम्बिशियस, जिसको तुम हिंदी में कहते हो महत्वाकांक्षी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज नेचुरल। कि आर्टिफिशियल वो है बच्चे जो मैन मेड है, जो इंसान ने बनाया, और जो प्रकृति ने बनाया वो कैसा है? नेचुरल है। तो आपकी यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाती है बच्चे नेचुरल। ऑर्डिनरी होता है बिल्कुल साधारण, यानी जो बिल्कुल खास नहीं है, साधारण सा है। टेलर्ड, जिसको टेलरिंग की गई है जिसकी। पॉसिबल, यानी कि जो पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं बच्चे। आर्टिफिशियल अगर हम बात करें बच्चे तो टेलर्ड इसका सिमिलर वर्ड जा सकता था, बट ध्यान दें हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या है? एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम यहाँ पर हो जाता है बच्चे नेचुरल। क्लियर? आई होप कि क्लियर हुआ आपको। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू गेट रीड ऑफ। बच्चों टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। ठीक है, किसी चीज से गला झाड़ना, छुटकारा पाना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो हमारी यहाँ पर करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी? अगर हम इस सिनेरियो में बात करें तो हमारी करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी बच्चे? कि किसी चीज से छुटकारा पाना। आई एम सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी बच्चों, तो प्लीज कोऑपरेट। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे कि छुटकारा पाना, तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है? कि टू क्वेल विद समवन, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, नहीं है। टू रिजेक्ट समवन, ये भी नहीं हो सकता। टू स्पीक इल अबाउट समवन, ये भी नहीं हो सकता कि आप किसी के बारे में गलत बातें कर रहे हो। तो आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है बच्चे टू डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना किसी चीज को, और जब आप किसी चीज को बेच देते हो तो आप उससे छुटकारा पा लेते हो, दैट इज द रीजन। तो दैट इज डिस्पोज ऑफ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी कार है, आप उसको बेच रहे हो, तो आप कह सकते हो कि मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया उसको। क्लियर? तो ये आपका पॉइंट है बच्चों। एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो डिस्पोज ऑफ में एफ 2 बार लिख देता है, लेकिन इसमें हमेशा सिंगल ओ एफ आता है। याद रखना इस चीज को, कभी प्रेपोजिशन के वीडियोज में मैं ये डिस्कस कर लूंगी आपसे। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे आपका कि टुमेरो आई ऑफिस अर्ली टू अटेंड अ मीटिंग। अगर हम यहाँ पर देखेंगे बच्चे तो टुमेरो का कीवर्ड हमें दिख गया। टुमेरो कीवर्ड से, क्योंकि मैक्सिमम हेल्प आपको सेंटेंस से लेनी है, सेंटेंस से बाहर नहीं निकलना आपको। टुमेरो जाते ही आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी बात है जहाँ पर सिंपल फ्यूचर का यूज हुआ है। तो देखिए बच्चे, लीव नहीं हो सकता, हटा दो, V1 है। लेफ्ट हमारा V2 हो जाएगा। लीविंग हमारा
आईएनजी फॉर्म है जो इज एम आर के बिना पॉसिबल नहीं है। सो योर करेक्ट चॉइस विल बी विल लीव। और ये मैंने किस रेफरेंस से किया बच्चों? टुमेरो के रेफरेंस से किया। क्लियर? आप इस पॉइंट पे खड़े हो, ये प्रेजेंट हो सकता है, इसके पीछे जाओगे ये आपका पास्ट है। अगर इस पॉइंट से आप आगे की बात कर रहे हो तभी तो ये फ्यूचर है। तो टुमेरो कब बच्चों? आने वाला दिन। ठीक है, तो टुमेरो यानी कि आने वाला दिन, तो आज के रेफरेंस में आने वाला दिन कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर। और फ्यूचर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? विल और शैल। तो यही आपका पॉइंट था। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्टेम्पलेट। तो सबसे पहले ये समझिए बच्चे, कॉन्टेम्पलेट होता क्या है? जब आप किसी चीज को लेकर के विचारों में खोए बैठे हो, ठीक है, विचारों में खो जाना, तो आप इसके और भी सिनोनिम वर्ड हम क्या बना सकते हैं? देखो, सबसे पहले सिंपल वर्ड हमारा होता है थॉटफुल होना। इसी का एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड आता है बच्चे, पेंसिव होना। और ये मैंने बच्चों को कैसे याद करवा रखा है? पेन, शिव नाम का लड़का, शिव नाम का लड़का जब भी पेन लेके बैठता है कुछ लिखना शुरू कर देता है, विचारों में खो जाता है। तो पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल। इसी को हमने कैसे याद किया बच्चे? कॉन्टेम्पलेट को हमने ऐसे तोड़ दिया था इसको कि CON यानी कि कौन, टेम्पल, कौन टेम्पल में विचारों में खोया बैठा है। मान लीजिए आपके घर के सामने एक टेम्पल है, आपने देखा कोई पर्सन वहाँ पर कुछ मेडिटेशन कर रहा है, तो आप वहाँ पर क्या बोलोगे कि भाई कौन टेम्पल में आज विचारों में खोया बैठा है। तो कॉन्टेम्पलेट का मीनिंग हो जाता है विचारों में खो जाना। तो क्या यहाँ पर ए आंसर हो सकता है बच्चे? सर्कल गलत हो गया, पैटर्न भी नहीं हो सकता। अब हम इसके दो ऑप्शन आगे देखते हैं, थिंक अबाउट एंड मॉडल। तो यहाँ पर आपकी चॉइस क्या हो जाती है बच्चे? थिंक अबाउट। ठीक है, थिंक अबाउट अगर आप करोगे तो यही आपकी यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाती है, मॉडल भी नहीं हो सकता। तो कॉन्टेम्पलेट मीन्स टू थिंक अबाउट, किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचारों में खो जाना, थॉटफुल होना, विचार मग्न होना। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटोनिम ऑफ रिवील। रिवील का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को प्रकट करना, सामने लेके आना। तो ध्यान दो बच्चों, डिस्क्लोज इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिमिलर तो बताना ही नहीं, तो इसलिए मैं एलिमिनेट कर देती हूँ। शो का मतलब भी क्या हो गया? दिखाना, कोई भी चीज सामने लेके आना। टेल यहाँ पर इरेलीवेंट है क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है। सो रिवील का जो करेक्ट एंटोनिम होगा बच्चे, दैट विल बी हाइड, मतलब छुपाना किसी चीज को। ठीक है, छुपाना किसी चीज को, यानी कि रिवील का मतलब सामने लेके आना, प्रकट करना, तो उल्टा हो जाएगा हमारा हाइड करना यानी कि छुपाना। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज आई है बच्चे कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बीट अराउंड द बुश। बच्चों ये फ्रेज मैंने काफ़ी बार बच्चों को समझाई है, इसके ओरिजिन से समझाई है, तो मैं आपके साथ भी डिस्कस करती हूँ कि माइथोलॉजी की कहानी क्या कहती है इस फ्रेज के बारे में। बच्चों पुराने टाइम में जब लोग पक्षियों का शिकार करते थे तो क्या होता था, वो पक्षी जो होते थे वो झाड़ियों में जाके छुप जाते थे। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ये झाड़ी है, यहाँ झाड़ियों में क्या होते थे? पक्षी छुप जाते थे। ठीक है, अब ये लोग जब शिकार करने जाते थे तो क्या करते थे? इस झाड़ी को पीटते थे। जैसा हमें इडियम कह रही है, टू बीट का मतलब होता है पीटना। ठीक है, अराउंड मतलब चारों तरफ से, और बुश का वर्ड मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग यानी कि झाड़ी, झाड़ी को चारों तरफ से पीटना, ये हमारी फ्रेज है। अब समझते हैं इसका मीनिंग। देखिए, ये झाड़ी है, पक्षी यहाँ पर छुपे बैठे हैं, तो वो लोग क्या करते थे? झाड़ी को पीटते थे और ये पक्षी बाहर आते थे और वो अपना शिकार कर लेते थे। बट हुआ क्या बच्चे, इन्हीं झाड़ियों में मधुमक्खियों के छत्ते लगे होते थे, मधुमक्खियों के छत्ते लगे होते थे यहाँ पर। जैसे ही ये झाड़ी को पीटते तो मधुमक्खियाँ बाहर आती और वो क्या कर लेती? इनको बाइट कर लेती। अब ये देखिए बच्चे, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि भाई झाड़ी को पीट रहे हैं तो मधुमक्खियाँ काट रही हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि पक्षियों के लिए हमें बेसिकली करना क्या है? हमें तो आवाज़ ही करनी है। तो वो क्या करते? झाड़ी को ना पीट करके उसको चारों तरफ से पीटते थे। ठीक है, अब ये देखिए बच्चे, पक्षी बाहर आ जाते आवाज से और वो अपना शिकार कर लेते थे। ये था बच्चों इस फ्रेज का लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अब हम इस फ्रेज को अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं? बच्चों मुद्दा था झाड़ी को पीटना, लेकिन उन्होंने पीटा कहाँ से? चारों तरफ से। लैंग्वेज में इसका कैसे इम्प्लीमेंट किया गया इसको कि मेन मुद्दे को छोड़ करके घुमा फिरा के बात करना।
मान लीजिए कोई स्टूडेंट है बच्चे, मेरे सामने बात कर रहा है इधर उधर की, अब मैं क्या बोलूंगी, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। या फिर मैं ये कहूँ, उसको हमेशा ना घुमा फिरा के बात करने की आदत है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, ही इज इन द हैबिट ऑफ बीटिंग अबाउट द बुश, मतलब उसको हमेशा ही घुमा फिरा के बात करने की आदत है। तो इस फ्रेज का मीनिंग क्या बना बच्चों, कि किसी चीज़ को क्या करना, घुमा फिरा के बात करना, ठीक है, मेन मुद्दे को छोड़ करके घुमा फिरा के बात करना। तो बच्चों क्या मैं बी आंसर कर सकती थी, सर्चिंग फॉर अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा तो नहीं था। स्पीकिंग करेक्टली भी नहीं हो सकता था, और नोट टेकिंग अ डिसीजन ये भी नहीं हो सकता। सो योर राइट चॉइस विल बी ए। अब देख लीजिए क्या लिखा है, नोट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, मतलब डायरेक्ट ना बोल करके मुद्दे से हटकर बात करना, दैट इज एग्जैक्टली बीटिंग अबाउट द बुश। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट फ्रेज हमारी आती है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स वन और मोर मिस्टेक। हमें जो ये गिवन सेंटेंस है बच्चे, इसको ठीक करना है, ठीक है। कह रहा है कि लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट ईजी। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है बच्चे, वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों देखो, फ्रेंच जो है वो एक लैंग्वेज भी है, प्रॉब्लम देखिए क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज भी है, फ्रेंच हमारा सब्जेक्ट भी है, और फ्रेंच जो है वो हमारा क्या है, नेशनलिटी भी है। तीनों चीज़ है। जैसे कि इंग्लिश की बात कर लें, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश एक नेशनलिटी भी है। नाउ क्वेश्चन कम्स, how you will identify that we are talking about language, we are talking about subject, or we are talking about nationality, then there is a easy approach। ठीक है, ये देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ पर बात करें तो लैंग्वेज और सब्जेक्ट अगर होगा तो एक चीज़ ध्यान में रखना है बच्चे, कि हम इनके आगे कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। इंग्लिश में जो द आर्टिकल है बच्चे, ये लैंग्वेज और सब्जेक्ट के नेम से पहले कभी भी यूज़ नहीं होता। क्लियर। तो इससे हम क्या ध्यान में रखेंगे बच्चे, देखिए वो कह रहा है कि फ्रेंच सीखना कोई आसान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने बी को एलिमिनेट कर दिया, क्यों, क्योंकि फ्रेंच से पहले द लगा है, तो इसका मतलब ये लैंग्वेज नहीं हो सकता। वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज नहीं हो सकता। जो ये लिखा है इसमें भी द फ्रेंच लिखा है। अब आपकी गाड़ी अटक जाएगी बच्चे, कि फ्रेंच यहाँ पर भी है बिना आर्टिकल का, लेकिन आपका जो चौथा पार्ट था, देख लीजिए एक बार, द फ्रेंच, मैं डी को भी एलिमिनेट कर देती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पर डी एलिमिनेट हुआ, बी एलिमिनेट हुआ। अब गाड़ी अटकेगी बच्चे, ए और सी में से कौन सा करें, तो फ्रेंच लर्निंग नहीं होगा, लर्निंग फ्रेंच होगा। और यहाँ पर जो लर्निंग है बच्चों, ये जेरेंड का काम करेगा। वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आकर के जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो वहाँ पर हमारा जो फंक्शन हो जाता है आईएनजी का, वो हो जाता है जेरेंड। तो इसलिए आपकी करेक्ट चॉइस होगी बच्चे, यहाँ पर सी को एलिमिनेट करें, एंड योर करेक्ट चॉइस इज ए। ठीक है बच्चे, लर्निंग फ्रेंच इज नॉट ईजी। क्लियर। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, कि मैं बात कर रही थी नेशनलिटी की। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता, कि इस तरीके से पूछ लेता वो, कि द इंग्लिश, ऐसे लिख दिया, द इंग्लिश डिफीटेड, द इंग्लिश डिफीटेड, यहाँ पर खाली स्थान है फ्रेंच। अब हमें समझना होगा बच्चे कि फ्रेंच का यहाँ पर क्या मतलब है। अंग्रेजों ने फ्रेंचों को हरा दिया। क्या अंग्रेज, इंग्लिश से पहले द होने का क्या मतलब है, कि हम अंग्रेजों की यानी कि नेशनलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये द इंग्लिश क्या यहाँ पर क्या है, अगर ये नेशनलिटी है, तो अंग्रेजों ने क्या किसी सब्जेक्ट को हरा दिया, क्या किसी लैंग्वेज को हरा दिया, नहीं ना, अंग्रेजों ने फ्रेंचों को हरा दिया। तो ये बात कब बनेगी, जब मैं फ्रेंच से पहले द आर्टिकल लगाऊं। तो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, अब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। बात समझ आई बच्चे, क्योंकि इंग्लिश जो है, जैसे फ्रेंच है, जैसे हिंदी है, ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट भी हैं, लैंग्वेज भी हैं, और ये नेशनलिटी भी हैं। तो आप इंग्लिश में ऐसे समझना, अगर लैंग्वेज और सब्जेक्ट होगा तो इससे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। अगर इनसे पहले द आर्टिकल है तभी हम यूज कर सकते हैं द आर्टिकल। नाउ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आई एम द इंग्लिश टीचर और आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। मैं लिख देती हूँ एक बार यहाँ पर, आई एम, मैं अपने आप के लिए क्या टर्म यूज करूँ बच्चे, आई एम द इंग्लिश टीचर, या फिर
द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश। बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कि आपको क्या समझ आया। द इंग्लिश टीचर हूँ मैं, आई एम द इंग्लिश टीचर, या आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश, विच वन इज करेक्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे मैं समझ पाऊंगी कि आपको द का कॉन्सेप्ट समझ आया। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉमी द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम बैक। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ कंडीशंस की बात हुई है। कैसी कंडीशन है? देखिए कि जो टॉमी है वो इस प्लेस को छोड़ेगा या छोड़ा था, पास्ट में भी जा सकते हैं। ओनली व्हेन, यहाँ पर कंडीशन बन गई है कि रोहित केम बैक, तो रोहित केम बैक ये बात जो है बच्चे ये V2 में लिखी गई है। हमारा कंडीशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब जब हमारी कोई भी कंडीशन इफ प्लस V2 हो तो आगे हमेशा यूज होता है पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे मैं ये बोलूँ इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड टाइम आई वुड स्पेंड इट विद यू, बोल सकती हूँ ना। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास इन द एग्जाम। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पर हमारी सेंटेंस में हेल्प क्या है कि केम V2 दे रखा है, तो इस ऑप्शन पे जो चीज़ भरी जाएगी बच्चे दैट विल बी सिंपल पास्ट। ओके, तो यहाँ पर ना तो लीव्स कर सकते, ना लीव कर सकते, ना यहाँ पर विल लीव कर सकते, क्योंकि पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट के साथ होता है, तो इसलिए आपको चॉइस करनी पड़ेगी लेफ्ट। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जिसमें ये पूछा गया था, दैट वाज रिलेटेड टू कंडीशनल। तो आई होप कि बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, एंड पीछे के जितने भी वीडियोस हैं बच्चे देखते रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये हमारी HSSC प्रीवियस पेपर एनालिसिस की जो क्लासेस चल रही हैं इनको जरूर समझिए, और आपको 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने की कला जरूर आनी चाहिए। Okay guys, so it was all about my this session. I will be back with my new session. Till the time you take care. Thanks for watching.